भागवत जी का रावत जी के सुपुत्र आपका हार्दिक स्वागत है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए भागवत जी का। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। मैं जोशी जी से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि बहुत सारे हमारे ज्योतिषीय मित्रगण ऐसे हैं जो नाश्ते की, जहां पर हमने नाश्ता किया था वहां पर हैं, कम से कम 15 से 20 लोग। तो सभी अंदर आ जाएंगे, यहां पर बैठ जाएंगे तो हॉल भी एक तो भरा हुआ दिखेगा और दूसरा जो वक्ता होता है उसको बोलने में और ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। तो जोशी जी मैं आपको बोलूंगा एक बार आप जाइए, जाके सबको बोल के आइए कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं, इस कार्यक्रम का आनंद लें, आके बैठें, सुने सभी को। मैं मंच के संचालक पंडित खीवराज शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा मंच का संचालन करते हैं आप, शब्दों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, संस्कृत भाषा पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, फेसबुक पर आपके आए दिन कोट्स पढ़ते रहते हैं। मैं मंच पर उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी को सादर प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। आप मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं और आज आपका प्रकटोत्सव भी है। आज ही के दिन आप हम इस पृथ्वीलोक पर आए, इसलिए आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धन्य हूं कि मुझे आप जैसे पिता प्राप्त हुए और आप ही के पद चिन्हों पर चलते हुए मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि जितना हो सके ज्योतिष के लिए, ज्योतिष के प्रति मैं समर्पण के भाव से कार्य कर सकूं, उतना ही मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और मुझे लगता है आप भी प्रसन्न होंगे। मंच पर उपस्थित पूज्य अजय भांबे जी को सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आपका एक बहुत बड़ा तप है, ज्योतिष के क्षेत्र में आप सीनियर मोस्ट हैं, बहुत पुराने समय से ज्योतिष की सेवाएं जन जन घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित ब्राह्मण सभा के महामंत्री शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि आप हमारे बीच में हैं, मंच आपने साझा किया। और देहरादून से प्रश्न शास्त्री पीपीएस राणा जी को अभी हमने सुना, उन्होंने अपने सूत्र प्रश्न ज्योतिष से संबंधित साझा किए। दिवाकरण जी और जो मैडम आई हुई हैं हमारे बीच में, आपका भी स्वागत है। देखिए, सीता ज्योतिष केंद्र, मैं जोशी जी को, उनकी पूरी टीम को, मोनिका जुनेजा जी को, पूजा शर्मा जी को, ईशानी पटेल जी को, आप सभी के साहस को, आपकी मेहनत को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूं कि आपने जोधपुर से दिल्ली आकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया और जितने भी विद्वान गण इस सभागार में उपस्थित हैं, जो अपना समय निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं, उन सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी देता हूं। और आपका ये जो प्रेम है ज्योतिष के प्रति, जो आपकी ललक है, जो इच्छा है ज्ञान सीखने की, सुनने की, वो आपको यहाँ लेकर के आई, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, अभी हमने सभी महान आत्माओं के वक्तव्य सुने। मैं भी निरंतर अभ्यासरत रहता हूं, क्योंकि YouTube के लिए और Facebook के लिए निरंतर वीडियो बनानी होती है, तो चीजों को रिफाइन करना होता है। मैंने बहुत बारीकी से ज्योतिष को मैं बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कर रहा हूं और मेरी जो आस्था है वो डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब हम डे टू डे कैलकुलेशन निकालते हैं तो बड़ी सटीक निकल के आती है। और वो मैं अपनी खुद कुंडली पर भी देखता हूं और जितने मेरे क्लाइंट जो रेगुलर मुझसे जुड़े हुए हैं, जब मैं उनकी कुंडलियों को देखता हूं और ये बोलता हूं कि इस टाइम पीरियड में आप विशेष सावधान रहना, और वो चीज ऐसे होती है, तो ये समझ में आता है कि ग्रहों का अवस्थाओं के हिसाब से, डिग्रियों के हिसाब से और सबसे मेन उसकी मूवमेंट के हिसाब से कितना बड़ा परिवर्तन होता है। आज सुबह मॉर्निंग में 8:42 पर दैत्य गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन हो गया। अब जितने भी लोगों का शुक्र अपनी राशि से द्वादश स्थान में अभी तक चल रहा था, जैसे किसी का लग्नेश होकर के 12वें चल रहा था,
किसी का सप्तमेश होकर के द्वादश था छठे भाव में, किसी का चतुर्थेश होकर के तृतीय भाव में था, यानी कि किसी का भाग्येश होकर के अष्टम भाव में था। तो उनको कहीं ना कहीं पिछले 24-25 दिनों में जो परेशानियां रहीं, जो पीड़ाएं रहीं, क्योंकि किसी भी भाव की हानि खर्च के रूप में उससे पिछले स्थान से होती है, द्वादश जिसको हम काउंट करते हैं। अब उन्हीं को उसका अपोजिट रिजल्ट मिलने लगेगा। जैसे शुक्र वृष राशि में अब आज आ गए, राजयोग भी बन गया, मालव्य राजयोग भी बन गया, इवन नंबर राशि के अंदर भी आ गए। अब यहां पर आप एक भविष्यवाणी कर सकते हो शुक्र को लेकर के कि शुक्र एक तो जिन जिन राशियों का स्वामी होकर के केंद्र त्रिकोण में आया है, आप बोल सकते हो उन राशियों को और उन भावों को बल मिलेगा। आप कह सकते हो जिनके लिए केंद्र में आया है आपके लिए राजयोग बनेगा। आप कह सकते हो कि जो लोग शुक्र से रिलेटेड लाइन में कार्यरत हैं उनको लाभ मिलेगा, जैसे फिल्म लाइन वालों को, फैशन वालों को, ब्यूटी वालों को, कॉस्मेटिक आइटम, लीकर का काम करने वाले लोग, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए लोग, संगीत प्रेमी, लेखन, अध्यापन, टीचिंग का काम करने वाले लोग, आर्ट, और जिनकी कुंडली के अंदर मंगल शुक्र की युति बनी हुई हो और उनका शुक्र भी अब स्वग्रही हो गया, तो ऐसे लोगों को आप बोल सकते हो कि स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको लाभ मिल सकता है। यानी कि जो भी घटना ज्योतिष शास्त्र में घटित होती है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे इस समय मंगल राहु इकट्ठे हैं, मंगल राहु बिल्कुल नजदीक हैं। आप ऐसे समझ लीजिए मैं यहां बैठा हूं, मेरे से ज्यादा 4 फीट की दूरी पर राणा जी बैठे हैं, 5 फीट की दूरी पर। तो अगर मुझे इनको पकड़ना हो तो मैं तुरंत पकड़ पाऊंगा, एकदम से भाग के पकड़ लूंगा, भागने की भी शायद जरूरत ना पड़े। भांडी जी को अगर राणा जी को पकड़ना होगा तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि साथ में बैठे हैं, यानी कि डिग्रियों के हिसाब से बिल्कुल नजदीक है। अब मेरे को उन मैडम के पास पहुंचना है तो मेरे को जितने में मैं आगे चल के जाऊंगा उतने में वो हो सकता है आगे की तरफ चली जाए। यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जब कोई भी दो ग्रह एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आएंगे, अंशों के हिसाब से नजदीक आएंगे, तो उसका शुभ भी फल मिलेगा, उसका अशुभ भी फल मिलेगा। अब यह डिपेंड करता है कि वो दोनों के दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। अब मंगल राहु एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हैं। मंगल और राहु लगभग 20 डिग्री 21 डिग्री के इर्द गिर्द अभी एक दूसरे के आसपास आ चुके हैं, यानी कि अब यहां पर सावधान रहना पड़ेगा। अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इरिटेशन बढ़ेगी, आपको गुस्सा बढ़ेगा, आपको तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल हाई होगा, टॉलरेंस पावर कम होगी। जब तक मंगल जो है वो राहु को क्रॉस नहीं कर जाता, आगे नहीं निकल जाता, क्योंकि राहु उल्टा चल रहा है वक्र चाल में, बाकी ग्रह मार्गी गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी प्रेडिक्शन को निकाल सकते हैं कि भाई अगर 42 दिन के लिए 44 दिन के लिए अगर मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और उसकी युति किस ग्रह के साथ में हो रही है, उस युति के हिसाब से उसमें भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेजेस के अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, सप्तम भाव के अंदर स्वग्रही शुक्र बैठा हुआ है, बाय बर्थ बैठा हुआ है। अब बाय बर्थ शुक्र हो गया, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अब ट्रांजिट के अंदर आज से हो गया, तो उन्होंने पूछा कैसा रिजल्ट रहेगा। मैंने कहा अच्छा रहेगा, चिंता मत करो। मैंने कहा अपने घर में आ गया है, अपने कारक स्थान के अंदर आ गया है, 7th हाउस में आ गया है, तो मैरिटल जो प्रॉब्लम पिछले 1 महीने से चल रही थी वो एक तो शॉर्ट आउट होगी, दूसरा राजयोग बना रहा है, तो जिस लाइन में आप हो इस लाइन में आपको उन्नति के मार्ग में मिलेंगे। अब आपको अगले 22-23 दिन 24 दिनों तक आप इसका अच्छा एडवांटेज ले सकते हो। मैं एक कुंडली देख रहा था, उन्होंने मेरे से बोला कि गुरुदेव मेरा 2nd हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है और मेरा जो केतु है वो 8th हाउस के अंदर है। अब 2nd का राहु, 8th का केतु और बाकी सारे ग्रह 2nd हाउस से लेकर के और 8th हाउस के बिटवीन में आ गए। तो अब ये जो कालसर्प दोष बनेगा, इस कालसर्प दोष का क्या प्रभाव रहेगा? क्या ये आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगा
या ये हमारे को बेनिफिट भी दे सकता है, क्या रिजल्ट हमारे को इसके मिल सकते हैं। तो मैंने अब उनकी जिज्ञासा थी, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी को सीखना भी पसंद करते थे, तो तर्क के दृष्टिकोण से समझना चाह रहे थे। मैंने उनको बोला कि देखो, सबसे पहली चीज कि सेकंड हाउस और अष्टम हाउस से आपका ये काल सर्प दोष बन गया कुलिक नाम का। अब इस काल सर्प दोष का फल आपको 4 से 5 प्रकार का अलग अलग मिलेगा। कहते हो कैसे में? मैंने कहा ऐसे, पहली चीज कि राहु लगन, अलग अलग लगन के हिसाब से सेकंड हाउस और 8th हाउस में फल देंगे। मैंने कहा इनके साथ जो ग्रह आकर के बैठेगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बदलेगा, और फिर इनकी जो दृष्टि जहां जा रही है उसके अकॉर्डिंग भी फल बदलेगा। अब मैंने कहा यही सेकंड हाउस के अंदर आपका राहु बैठा हुआ है, आपका गुरु भी बैठ गया और आपका शुक्र भी बैठ गया। अब यहां पर राहु तो गड़बड़ करना चाहता है, पर गुरु आ गया, शुक्र भी आ गया, कहेगा महाराज आप आगे बैठ गए हो, दैत्य गुरु और देव गुरु। तो कह रहा हमारा तो रिगार्ड करना पड़ेगा। कहता ठीक है, मैं आपका पूरा रिगार्ड करूंगा। कह रहा क्या रिगार्ड करोगे? कह रहा मैं सेकंड हाउस के अंदर बैठा हूं, मैं परिवार के घर में बैठा हूं, मैं वाणी के घर में बैठा हूं, मैं चेहरे के रूप खूबसूरती के घर में बैठा हूं, मैं आपके व्यक्तित्व के घर में बैठा हूं, मैं आपकी प्राइमरी एजुकेशन के घर में बैठा हूं, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा के घर में बैठा हुआ हूं, मैं इस घर में हूं। और देव गुरु और साथ में शुक्र बैठ गए। तो कह रहे ठीक है, मैं एजुकेशन अच्छी करा दूंगा, मैं इस व्यक्ति को अच्छा डीप थिंकर बना दूंगा, मैं इस व्यक्ति को अच्छा रिसर्चर बना दूंगा, क्योंकि गुप्त युक्तियों से पैसा राहु देता है। भेदी ग्रह राहु है, अच्छा रिसर्चर ग्रह राहु है। अब राहु ऑकल्ट साइंस से आपको जोड़ता है गुरु के साथ, और उसको शुक्र का सानिध्य मिलेगा, तो उसका जो पापत्व होगा वो यहां पर कम हो जाएगा। वो इस पापत्व का जो नेगेटिव इंपैक्ट है, अगर उसको 100% देना होगा तो वो सीधा सीधा 50% कम कर देगा, क्योंकि उसको शुभ ग्रहों का सानिध्य प्राप्त हो गया। गुरु राहु का चंडाल दोष बेशक बनेगा, पर साथ में शुक्र बैठ गया। अब ऐसे ही यहां पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कर्क लगन है। मैं आपको बीच बीच में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं इसको डीप लेके चलूंगा तो ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, और कम से कम मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। तो मैं बीच बीच में से उठाता हूं, जैसे कर्क लगन की बात करता हूं, और राहु आपका बैठ गया सेकंड हाउस में, और काल सर्प दोष बना हुआ है कुलिक नाम का। अब यहां पर ये सूर्य की राशि में बैठ गया। अब ये सूर्य के घर में बैठ करके इसने काल सर्प दोष बनाया। अब ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। ये यहां पर ये कहेगा कि भाई मैं परिवार में मतभेद पैदा करूंगा, मैं चेहरे की रूप खूबसूरती को प्रभावित करूंगा, मैं यहां पर आपकी एजुकेशन को बाधित करूंगा। अब यहां पर अगर गुरु भी आ जाएगा तो भी जो राहु अपना शत्रु राशि का फल देगा, वो बोलेगा गुरु महाराज मैं एक बार आपका रिगार्ड कर लूंगा, मैं 2 बार रिगार्ड कर लूंगा, पर जो मेरा नेचर है यहां बैठ करके शत्रु राशि वाला, उसका रिजल्ट भी मैं दूंगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, आपको दिक्कत देगा, क्योंकि उसकी जो दृष्टि का प्रभाव है वो यहां पर आपके ऊपर पड़ने लगेगा। अब ये सेकंड हाउस में बैठा, सेकंड हाउस में बैठ करके इसकी जो पंचम दृष्टि जाएगी वो जाएगी दाम्पत्य जीवन के घर में। अब इस घर में देखेगा, शनि के घर को देखेगा, बोलेगा इसी ही कुलिक नाम के काल सर्प दोष के अंदर आपके दाम्पत्य जीवन को भी डिस्टर्ब करेगा। बोलेगा मैं मैरिज लाइफ को खराब करूंगा, मैं मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करूंगा। ऐसी एक स्थिति यहां पर बन जाएगी राहु के कुलिक नाम के महापुरुष राजयोग के द्वारा। अब यही एक कन्या लगन हो, और यही आपका कन्या लगन के अंदर काल सर्प दोष बन जाए, तो मित्र राशि का राहु हो जाएगा, शुक्र की राशि का हो जाएगा, तुला राशि का हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, यहां पर मित्र राशि का है, ये राहु कंपैरेटिवली कर्क लगन के हिसाब से कम बुरा रिजल्ट देगा। अगर कर्क लगन में इसकी मारक क्षमता 100% होगी मारक स्थान में, तो वही कर्क लगन के अंदर जब बैठेगा सेकंड हाउस में तुला राशि के अंदर, तो इसकी मारक क्षमता काफी वीक हो जाएगी, क्योंकि वो वहां पर मित्र राशि में बैठ करके उस घर को बचाएगा, उस घर के जो नकारात्मक फल हैं उनसे आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं। अब यही मकर लगन हो,
तो आपका सेकंड हाउस में कुंभ राशि पड़ती है, राहु उधर बैठ गया। अब यहां पर राहु अपने मित्र की राशि में बैठ गया, बट क्योंकि वो परिवार का घर है और अगर आपका शनि भी यहां पर साथ में बैठा हुआ हो तो यहां पर शनि राहु की युति बन जाएगी। अब बेशक शनि यहां स्वयं रही है, अपने घर के अंदर बैठा है, बट फिर भी मंगल शनि की युति हो, शनि राहु की युति हो, सूर्य शनि की युति हो, सूर्य राहु की युति हो, ऐसी स्थिति में वो जिस घर में बैठेंगे उस घर की हानि करेंगे। तो आप बोलोगे कि भैया यहां पर आपका स्वयं राशि का तो जरूर है शनि आपकी मकर लगन के हिसाब से, बट यहां पर जो रिजल्ट है उसमें इस कुलिक राजयोग के अंदर आपके परिवार के अंदर किसी को दुर्घटना का योग बनेगा, आपके परिवार के घर में किसी को मृत्युतुल्य कष्ट होगी जब इस शनि का या राहु का प्रभाव आएगा। तो इस काल सर्प दोष का पूर्ण रूप से जो प्रभाव है वो आपके ऊपर हावी होने लगेगा, क्योंकि शनि यहां पर मार्केश भी है। आप देख सकते हो इस तरीके से, यही आपकी मीन लगन हो और आपका सेकंड हाउस के अंदर बैठ जाए राहु, आपका सेकंड हाउस से ये कुलिक नाम का काल सर्प दोष बना हुआ हो, तो मंगल के घर में राहु बैठा है। अब या तो मंगल का बलवान होना बहुत जरूरी है, अगर मंगल बलवान नहीं हुआ, मंगल भी कुंडली के अंदर कमजोर हुआ, सेकंड हाउस पर राहु का प्रभाव आ गया और भी किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि आ गई जैसे शनि की। अब शनि की दृष्टि को हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मीन लगन के हिसाब से सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि अभी गोचर के अंदर शनि की पड़ रही है और शनि देख रहे हैं नीच राशि को, मेष राशि को देख रहे हैं, और वहीं से आपका ये कुलिक नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ हो बर्थ चार्ट के अंदर, तो हम ये बोलेंगे कि भाई आपको परेशानी आएगी, आपको कष्ट आएगा, आपको इस शनि की नीच दृष्टि से और राहु के इस कुलिक काल सर्प दोष के कारण आपको भयंकर कष्ट भोगने पड़ेंगे। अभी हमने बात करी केवल और केवल सिर्फ लगनों के हिसाब से इनको घुमा करके। अब मिथुन लगन हो तो सेकंड हाउस में कर्क राशि पड़ेगी, राहु सेकंड हाउस के अंदर कर्क राशि में बैठेगा। तो देखो ज्योतिष के अंदर अगर आपको अच्छा फलादेश करना है तो दो तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना, जो ग्रह जिस राशि में बैठ रहा है उसका जो पापत्व है उस राशि के ऊपर भी छूट आएगा और उस भाव के ऊपर भी आएगा। जैसे मिथुन लगन में जब कर्क राशि में राहु सेकंड हाउस के अंदर बैठा होगा तो 4 नंबर राशि आपकी छाती को रिप्रेजेंट करती है, वो आपके इस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब 4 नंबर राशि पीड़ित हुई, अगर उस पर कोई दृष्टि भी आ रही है तो आप डेफिनेटली बोल दो कि आपको इस बॉडी पार्ट में दिक्कत आएगी। जबकि भाव के हिसाब से देखें तो 4th हाउस बनता है छाती का, चेस्ट को भावों के हिसाब से देखें तो पहला भाव क्या है, हमारा शरीर है, सेकंड हाउस क्या है, हमारा चेहरा है, थर्ड हाउस क्या है, हमारा गला है, 4th हाउस हमारी छाती है, 5th हाउस हमारा पेट है। ऐसे 12 हिस्सों में हमारे 12 भाव, 12 पार्ट ऑफ बॉडी है। बट ज्योतिष में डीप फलादेश करने के लिए आप साथ में यह भी देख सकते हो कि किस राशि पे सबसे ज्यादा बुरे प्रभाव आ रहे हैं। तो यहां मिथुन लगन के हिसाब से आप कह सकते हो कि देखिए आपके सेकंड हाउस के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो आपको यहां पर परेशानी होगी, आपके कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, आपको एजुकेशन में बाधा आएगी और यहां पर चंद्रमा कमजोर हो जाए, चंद्रमा नीच का हो जाए और ऐसे में चंद्रमा की दशा आ जाए तो ये काल सर्प दोष आपके लिए बड़ा हानिकारक हो जाएगा। इसी काल सर्प दोष के अंदर आपको काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। दोस्तों अभी मैंने केवल लग्नों पर घुमाया, अब इसमें और भी बहुत सारे नियम हैं, अवस्थाएं हैं, इसके अंदर डिग्रियां हैं, इसके अंदर इनकी नीच और उच्च अवस्था है कि राहु नीच में बैठ जाए, राहु उच्च का होकर के बैठ जाए। फिर इसमें गोचर का ट्रांजिट कि इस समय गोचर के ग्रह कैसे चल रहे हैं, उसको फिर आप अपनी कुंडली के हिसाब से लगा करके देखोगे तो और ज्यादा आप फलादेश अच्छा कर पाओगे। जब आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर स्टडी करोगे डेली के पंचांग को, तो आपको बहुत ज्यादा आपकी जो नॉलेज है ना वो बढ़ने लगेगी। जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हमने तो ये काम बड़ा बढ़िया तरीके से किया,
सब चीजें करवा करके देखी, सारे मुहूर्त निकलवा के देखे और उसके बाद भी असफल हो गया। असफल होने का एक कारण नहीं हो सकता, असफल होने के कई कारण हो सकते हैं। आपने अच्छी तारीख देख ली, आपने देख लिया आज एकादशी है, बहुत बढ़िया दिन है, ठीक है आज कर लो आप जो करना चाहते हो, बट ऐसे नहीं। आप उसके अंदर ये भी देखो कि ठीक है आज एकादशी तो जरूर है, कुंडली के ग्रह बहुत पावरफुल हैं, ग्रह तो ये कहते हैं कि जबरदस्त लाभ होगा, ग्रह में तो कोई कमी नहीं है कुंडली के हिसाब से, दशाओं के हिसाब से, बट आपका दिन भी आज आपने निकलवा लिया एकादशी का, बट आपने जिस समय पर उस कार्य की शुरुआत करी, जिस टाइम पर आपने संकल्प लिया, जिस टाइम पर आप वेदी मंडल पर बैठे, क्या पता उस समय काल की चौगड़ियां हो, क्या पता उस समय उदेक की चौगड़ियां हो, क्या पता उस समय रोग की चौगड़ियां हो। तो हमारे को साथ में डे टू डे लाइफ के अंदर यह भी जरूर देखना चाहिए कि जब आप किसी की कुंडली का प्रेडिक्शन करने के लिए बैठ रहे हो, या आप किसी से मीटिंग के लिए जा रहे हो, या आप किसी को एक स्पेसिफिक टाइम निकाल के दे रहे हो, तो आप उसमें यह देख लो कि भाई व्यक्ति के ऊपर उस समय की ग्रह स्थिति के हिसाब से होरा कौन से ग्रह की चल रही है और वो ग्रह इसकी कुंडली के अंदर कहां बैठा है और उसकी पोजीशन कैसी है। उस समय पर अमृत की चौगड़ियां चल रही है तो आप बोल सकते हो कि अमृत की वर्षा होगी, इस 1.5 घंटे के अंदर होगी, आप काम करो। यानी कि गुरुजी ने क्या सिखाया हमको, गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी से हमने यही सीखा है कि जो नियम है एस्ट्रोलॉजी में वो रिफाइन होते हैं, वो अपडेट होते हैं। जो आज नियम हमने पढ़े हैं कल और इसके में अंदर एड ऑन हो जाएंगे, और थर्ड डे कुछ और एड ऑन हो जाएंगे, फोर्थ डे कुछ और एड ऑन हो जाएंगे। यानी कि जब आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ऐसा है। जैसे मैं कुंडली देखता हूं, मेरे सामने किसी की कुंडली आ गई तो मैं सबसे पहले यह देखता हूं कि इसकी कुंडली का लॉर्ड वो कितना मजबूत है, मैं ये देखता हूं कि वो कहां बैठा है, मैं ये देखता हूं कि जहां वो बैठा है वो घर किसका है, मैं ये देखता हूं कि जिस घर में वो बैठा है उस घर का मालिक कहां बैठा है, मैं ये देखता हूं कि जिस घर में वो बैठा है उस घर में बैठे हुए उसकी अवस्था क्या है, और मैं ये देखता हूं कि वो उस घर में बैठ तो गया तो उस घर के ऊपर दृष्टि कैसे ग्रह की प्रभाव आ रही है। यानी कि प्लेनेट एक ही है, ग्रह वही है लग्नेश, बट उसका रिजल्ट कम से कम 6 जगह और जुड़ गया। तो जब आप इस तरीके से कैलकुलेशन निकालोगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा प्रेडिक्शन निकल के आएगा। मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज आप एक नए सर्टिफिकेट के भागी बन जाएंगे। आज एक और नया अवार्ड आपकी लिस्ट में जुड़ जाएगा। मैं एस.के. जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा और अच्छे रूप में रखा, और मेरी नज़र में ये प्रोग्राम आपका सफल है, पूर्ण रूप से सफल है। क्योंकि ये जो देवतुल्य जो सब बैठे यहाँ पर ज्योतिषी आपको सुनने के लिए आए हैं, हमें सुनने के लिए आए हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। मंच को सादर प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव आपको एक बार पुनः जन्मदिन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सेवाओं का लाभ इसी प्रकार से हमें प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।